श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। बिहार से आरसीपी सिंह, जदयू कोटे से। अहम कड़ी केंद्र और जदयू के बीच मैं उनका अहम रोल रहता है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इंटरेस्टिंग है ये नाम। दरअसल संसद के अंदर और बाहर भी कभी कभी एनडीए का हिस्सा है हालांकि जेडीयू, लेकिन सरकार के फैसलों से कभी कभी सहमत नहीं रहती है। ऐसे में ये एक अहम कड़ी, अहम फैसला जब जेडीयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शर्त रखी, तुरंत स्वीकार हुई और अब जेडीयू भी मंत्रिमंडल में है। आरसीपी सिंह मंत्री बन रहे हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। श्री अश्विनी वैष्णव। और देखिए आप ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए शपथ ग्रहण समारोह की। मेरे साथ मनीष पारीक जी और अवधेश आकोदिया जी लगातार बने हुए हैं। अवधेश आकोदिया जी, हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के डायरेक्ट रिलेशन में ये सवाल नहीं है, लेकिन देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जब शपथ ले रहे हैं और इसी जैसे कुछ और चेहरे भी हैं, वो एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। उनमें से एक तो यह है कि कांग्रेस को तिलमिलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए कांग्रेस वर्तमान में जिस दौर में जिस दशा में पहुंच गई है पार्टी के तौर पर, उसकी बहुत कम राज्यों में सरकार बची है। केंद्र में विपक्ष का नेता बनाने लायक सरकार उनकी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अलग अलग राज्यों में उनके जो अपना नेता जवाब हैं, जारी रखिएगा। देखिए ये अश्विनी वैष्णव हैं जो इस वक्त शपथ ले रहे हैं। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि ये राजस्थान मूल से हैं, तो ये कंसोलेशन मरुधरा के लिए हो सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल में एक ही नए चेहरे को जगह दी गई है। अवधेश जी जारी रखें आप अपनी बात। तो कांग्रेस के साथ दोहरी समस्या है क्योंकि राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, केंद्र में वो मजबूत स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो उसके नेता हैं, जिनको जनाधार वाला नेता माना जाता है, लोकप्रिय नेता माना जाता है, उनको कहां पर एडजस्ट करें। क्योंकि जो इस तरह के नेता होते हैं जिनका कोई जनाधार है, जिनका कोई मास बेस है, वो बिना किसी पद के और उनके लिए रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस होता है पूरा के पूरा वो छिटकने लगता है। यदि आप किसी पद पर लगातार नहीं रहेंगे तो आपका सपोर्ट बेस रहेगा, वो छिटकने लगेगा, उसके आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आप उतनी मजबूती से राजनीति नहीं कर पाएंगे जितनी आप किसी पद पर रहते हुए कर सकते हैं। तो बीजेपी ऐसे लोगों को एक एक करके अपने पाले में लेती जा रही है। कुछ लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं, कुछ लोग नेगोशिएशन करके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के लिए बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है कि उसके जो नेता हैं वो एक एक करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये कितने दिन तक चलेगा ये कह नहीं सकता हूं, लेकिन जब तक केंद्र में भले ही नहीं आए, लेकिन राज्यों में भी यदि कांग्रेस की सरकारें रहती हैं कुछ में, तो वहां पर जो नेता हैं, स्थानीय नेता, जिनको हम क्षेत्रीय छत्रप कह सकते हैं, लोकप्रिय नेता कह सकते हैं, वो वहां पे खप सकते हैं। लेकिन आप राज्यों से भी गायब हो जाएंगे, आप केंद्र से भी गायब हो जाएंगे, तो आपके नेताओं को वहां पर रोक के रखने की कोई वजह आपके पास नहीं है। उनको आप कहां पर एडजस्ट करेंगे जिससे वो जो उनका पूरा सपोर्ट बेस है उसको संतुष्ट कर पाए। सही बात है। और मनीष पारीक जी, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, लोगों को उनके मेरिट्स के आधार पर आप मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे होंगे। हालांकि बेहद मुश्किल ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी के साथ शेयर करते हो और एग्जैक्ट वो रीजन पार्टी के प्रवक्ता दे पाए, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे इस बारे में कोई डिस्कशन करते हो या पार्टी लाइन के लिए आंसर्स जारी होते हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए
आप कह लीजिए कि मेरिट्स के आधार पर चेहरे आए हैं, लेकिन एक तीर से निशाने तो कई सध रहे हैं, कई सध रहे हैं। जेडीयू भी संतुष्ट हो जाएगी तो विरोध के स्वर कम हो जाएंगे, जिनसे कुछ छीना था तो उनको भी मौजूदगी दे दी गई है, जो बाहर से आए लॉयल्टी छोड़कर अब वो आपके लॉयल हुए तो उन्हें भी उपहार दिया है आपने। निशाने तो कई साधे हैं, खासकर आगामी चुनावों को लेकर भी। नहीं, उसमें ये भी हो सकता है ना कल्पेश जी, आप ये बात करें कि सब बातों का समावेश हो जाए और जो वाइडन एस्पेक्ट जिसको कहते हैं अपन, जो कोई उत्तरोत्तर दायित्व मिलते रहते हैं, लोग बढ़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो काफिला अच्छा चलता है, बढ़ता रहता है, एक बात। दूसरी बात, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है, तो जब कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है पूरा, उसको अगर आप पूरा नाप तौल के बात करेंगे तो आपको लगेगा कि सब लोगों की आवश्यकता होती है, केवल इसलिए नहीं कि भाई लेना है। तो उसका लॉजिकल एंड तो आप कहेंगे माननीय मोदी जी ने जिस एस्पेक्ट पर सरकार बनाई थी, उस समय जो वादे किए थे उनको पूरा करके दिखाया है उस सरकार ने, उस मंत्रिमंडल ने, आप ये भी कह सकते हैं। और उसी मंत्रिमंडल में इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, यानी जो स्काई इज द लिमिट माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के लिए स्काई इज द लिमिट है। और इतनी चुनौतीपूर्ण मंत्री बनना और काम करना और उसके बाद में परफॉर्म करके दिखाना और समय आने पर परिवर्तन भी होना, तो ये सब बातें ऐसा पहले देखने में नहीं आया था। एक बात, क्योंकि आपने धारा 370 भी हटा दी है कि 35(1) को भी खत्म किया है, राम मंदिर के आपको बाधाएं भी दूर हो गई है। आपको काउंटर कर रहे हैं अवधेश जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? स्वप्निल जी, मुझे एक चीज जोड़नी है इसमें। देखिए, जो मंत्री हटाए गए हैं उनके आप मंत्रालय देखिए, कुछ के, सभी के नहीं। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ये 4 बड़े मंत्रालय हैं। तो ये 4 बड़े मंत्रियों ने यदि परफॉर्म नहीं किया है आपके, तो सरकार का परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकता है? इन 4 फील्ड में तो नहीं हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, कितनी तो देश के हित में नहीं हुआ ना। नहीं, वही मैं अवधेश जी को ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर इंग्लैंड ने कहा है कि जो भारत में उनके वहां पर जो व्यापारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आपको ध्यान है कि भारत की अगर पोजीशन की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो इससे बुरे हालात होते। ये